हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 6.2 चल रही थी उसके एग्जाम्पल नंबर 7 से लेकर 13 तक देखा था और इतने गजब के कंसेप्ट हमने देखे थे। हर टाइप का हमने सवाल किया। त्रिकोणमितीय फलन कैसे चल रहे हैं, अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली वो प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक हम करने वाले। 1 से लेकर कहाँ तक? 5 तक। छठा हम बाद में करेंगे क्योंकि छठे के अंदर ही टोटल 5 भाग हैं, A B C D E तक। वो अलग ही लेवल चल रहा है उनका, वो तो मैं अलग से करवा दूँ, ठीक है। और टोटल मैं इसको 4 भागों में बांटने वाला हूँ। 4 वीडियो में आपकी 6.2 खत्म हो जाएगी क्योंकि कंसेप्ट ज़्यादा है। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा तो समझाने का काम मेरा कम हो जाएगा क्योंकि मैं चाहूँगा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बच्चे देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, जितने करवा रहा हूँ बढ़िया तरीके से करें। तो पहला सवाल तो सिंपल सही है। सिद्ध कीजिए कि आर पर, आर का मतलब वास्तविक संख्या, एफ एक्स बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन एफ निरंतर वर्धमान है। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत आएगी भी नहीं, आप आराम से सॉल्यूशंस कर सकते हैं इसका। तो एफ एक्स बराबर है 3x + 17। तो एफ डैश एक्स निकाल दो। एफ डैश एक्स बराबर 3 गुणा x का अवकलन 1 और अचर का हमेशा 0 होता है। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना बचेगा? ये 3 बचेगा। और 3 तो 0 से बड़ा ही होता है, वैसे भी 0 से बड़ा होता है ना। तो आप लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है अतः दिया गया फलन R में निरंतर वर्धमान। R का मतलब समझ गए? R मतलब पूरा, अतः दिया गया फलन R में निरंतर वर्धमान होगा। ये लो सर, कहानी खत्म। पहला सवाल। इससे सिंपल तो क्या हो सकता है? अरे हो सकता है क्या इससे सिंपल कुछ? इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और मैं काम करता हूँ आपके लिए, चलो मैं दूसरा अगली स्लाइड में करवाता हूँ, साथ में नहीं कर, कचरा हो जाएगा फिर। बोलो सर, पहला सवाल। ये तो उदाहरण नंबर 1 किया हमने, आपको बता दिया 7x + कुछ करके लिखा था, वो 7 आया था, ये 3 आया। तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा ही, तो 3 0 से बड़ा नहीं होता है क्या? और 0 से बड़ा इसका मतलब वर्धमान है, और 0 से छोटा इसका मतलब ह्रासमान है। अतः दिया गया फलन R में निरंतर वर्धमान होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको क्वेश्चंस को खत्म कर रहा हूँ, आप देख लो आराम से। कोई समस्या हो तो बोलो मेरे सामने कि सर ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ी। ज़्यादातर सवाल आज की क्लास में रिपीट हैं जो हमने किए हैं, जो उदाहरणों में किए हैं ना, शुरुआत में सारे के सारे रिपीटेशन है, तो ज़्यादा मुश्किल आपको काम लगेगा भी नहीं। तो बढ़िया तरीके से ये देख लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक सिंपल सा ही बोला गया है। सिद्ध कीजिए कि R पर एफ एक्स बराबर e⁻²x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। चलिए सर, कोई ज़्यादा समस्या वाला नहीं, एबीसीडी के सवाल है जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके। एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है e⁻²x। तो यहां से आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? एफ डैश आएगा e⁻²x का अवकलन e⁻²x और 2x का अवकलन 2। तो यहां से एफ डैश एक्स जो आएगा ना, वो 2e⁻²x ही आएगा। अब थोड़ा सा e की घात जो है ना आपको कुछ परेशान करेगी, तो मैं आपके लिए सवाल में तो नहीं है, अलग से आप नोट में पॉइंट ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? नोट में e⁻x हमेशा किससे बड़ी होती है? 0 से बड़ी होती है। ये आप पॉइंट याद ही रख लें। आप इसको क्या करना है? आपको याद करना है साहब, इस बात को ध्यान रखना, किसी भी कंडीशन में याद हो जाना चाहिए। ये नोट आपको जो लिखाएगा, तो e⁻ कुछ भी करोगे ना वो 0 से हमेशा ही बड़ा आएगा। e⁻ -10 भी कर दो, वो नीचे आके e⁻10 बन जाएगा और वो भाग दोगे तो हो जाएगा उत्तर। तो ध्यान रखना, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए e⁻x हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो आप लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स भी तो 0 से बड़ा ही होगा, और e⁻0 भी तो 1 होता है। e⁻0 1 होता है, ध्यान रखना, e⁻0 1 होता है। तो इसका मतलब ये पूरे 2 तो वैसे भी 0 से बड़ा है, तो ये भी 0 से बड़ा होगा। आप लिखेंगे अतः दिया गया फलन R में निरंतर वर्धमान होगा। ये लो सर, कहानी खत्म।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। सीधा e की घात 2x का अवकलन e की घात 2x, 2x का वापस 2, तो 2e की घात 2x हो गया। 2 तो वैसे भी 0 से बड़ा होता है, और e की घात x किससे बड़ा होता है? 0 से। अगर e की घात x 0 से बड़ा है, e की घात 2x तो पक्का 0 से बड़ा होगा, क्योंकि वो तो दुगुना हो गया उसका, तो ज़्यादा कोई समस्या वाला काम है नहीं। तो f डैश x 0 से बढ़ाते दिया गया फलन r में निरंतर वर्धमान होगा। r मतलब वास्तविक संख्या किसी में भी। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे लालों लालियों को क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़े तरीके समझ आ गए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल है। आज की क्लास ज़्यादा कोई लंबी नहीं है, 25 से 30 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि मैं छठा सवाल तो करवा देता साथ में, लेकिन छठे में 5 है, वो कंसेप्ट पूरे क्लियर कर देंगे पूरे आगे प्रश्नावली। तो मैं जैसे जितना करवा रहा हूँ उतना कर लें, कोई समस्या नहीं। हाँ, क्लास छोटी आएगी तो मैं एक दिन में एक वीडियो अपलोड नहीं करके 2 कर दूंगा उस दिन। अब 2 अलग अलग टाइम में देख लेना, एक सुबह जल्दी देख लेना, एक शाम को देख लेना, तो अलग अलग हो जाए। वो मैं अपने हिसाब से करता रहूँगा। आपको जितनी बातें पढ़ा रहा हूँ आप उतना काम करते जाएं, आपको दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। अब तीसरा सवाल वापिस है, त्रिकोणमिति फलन का उदाहरण नंबर 9 की तरह है, तो बढ़िया तरीके से ये कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट कहीं ना कहीं लिख देना। e की घात x हमेशा 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके उदाहरण नंबर 9 के जैसा ही है। यहाँ उसमें तो माइनस वाले की वजह से गड़बड़ हो रही थी, बाकी यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, तो एक चतुर्थांश से काम चल जाए। वहाँ दोनों बनाए थे, क्योंकि वो साइन एक्स नहीं माइनस साइन एक्स था, तो साइन एक्स का बना के माइनस साइन एक्स बनाया था, उत्तराल चेंज हो गया था। तो बोला गया सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन। 2-3 चीजें सवाल है। 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, शामिल नहीं है तो देखो निरंतर वर्धमान है। आपके अगर निरंतर नहीं लिखा तो लिख ले कृपया करके, इसके ऊपर बेसबाजी होनी नहीं चाहिए, तो हाथों हाथ आपको जैसा लिखा वैसे के वैसे समझना। π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है, और 0 से π में न तो वर्धमान। और रही बात 0 से π/2 में अगर वर्धमान है, π/2 से π में ह्रासमान है, तो 0 से π में तो ना तो वर्धमान होगा नहीं ह्रासमान होगा। ऑब्वियसली बात है, ये तो सीधी सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई नहीं। चलिए सर, पहली बात तो यहाँ से लिखते हैं आपके पास एफ एक्स। तो एफ एक्स आपको दे रखा है साइन एक्स। क्या दे रखा है? एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स। तो जो एफ डैश एक्स आएगा साहब, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स। चलिए साहब, अब बहुत इजी काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आया तो माइनस के लिए आपको 2 चतुर्थांश बनाने की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये बताओ कि एफ डैश एक्स कोस एक्स आया। अब आप चतुर्थांश बनाओ, और चतुर्थांश में देखो कोस एक्स कहाँ कहाँ प्लस होता है, और वहां से उत्तर आ जाएंगे आपके। चलिए सर, तो मैं अगर बात करूं यहाँ से चतुर्थांश की, हम बात करते हैं बढ़िया तरीके से। छोटे छोटे डायग्राम बना रहा हूँ, ज़्यादा कोई बड़े नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ तो सबको पता है, या तो 0 होगा या 2π होता है, और यहाँ होता है π/2, यहाँ पाई, और यहाँ हो जाएगा 3π/2। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कोस पहले में प्लस होता है, दूसरे में माइनस होता है, तीसरे में माइनस होता है, और चौथे में क्या होता है? प्लस। साइन का मत देख लेना, चिन्ह तो किसका देखा जाता है? एफ डैश एक्स का देखा जाता है। पूरी प्रश्नावली में खेल एफ डैश एक्स का ही है। पूरी विविध तक हम जब करेंगे ना, एफ डैश एक्स ही खेल खेलेगा, एफ एक्स से कोई मतलब नहीं है। एफ डैश एक्स आपके पास आ गया है कोस एक्स, और कोस एक्स पहले में प्लस होता है, चौथे में प्लस होता है, दोनों में बाकी माइनस होता है। अब अगर इनका कंक्लूजन लिखें बढ़िया तरीके से, उत्तर माला को साइड में आप तो नीचे लिख देना, मैं पहले सवाल का उत्तर लिख रहा हूँ। एक बात बताओ, 0 से π/2, 0 से π/2 में धनात्मक है, इसका मतलब वर्धमान होना चाहिए। π/2 से π में माइनस है, इसका मतलब ह्रासमान होना चाहिए। 0 से π/2 में धनात्मक है और वर्धमान, और π/2 से π में ह्रासमान है, तो 0 से π में एक बार वर्धमान एक बार ह्रासमान। तो आपको कहना पड़ेगा रुक भाई, आप दोनों एक साथ चीजें साथ थोड़ी ले सकते हो। एक ही अंतराल में एक वर्धमान हो रहा है, बाद में ह्रासमान हो रहा है, एक ही अंतराल में। 0 से π में बीच में घर आया आपका π/2 पे, तो 0 से π/2 तो वर्धमान, और π/2 से π पर ह्रासमान। इसका मतलब आपको नाम देना पड़ेगा साहब कि रुकिए साहब, आपको हम 0 से π पर ना तो हम आपको वर्धमान बोलेंगे और ना ही हम आपको क्या बोलेंगे? ह्रासमान बोलेंगे। ये बातें समझनी है आपको, ठीक है? उम्मीद है आपको कोई समस्या वाली बात है नहीं। और अब तो एक ऋण में से लिखना है, मैं लिख देता हूं। आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। 0 से π/2 में शामिल नहीं करना, निरंतर के लिए शामिल होता ही नहीं, ध्यान रखना। 0 से π/2 में धनात्मक, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। अतः उम्मीद है ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया आपके लिए। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। इस अंतराल में
फलन निरंतर वर्धमान होगा। उम्मीद है कोई ज़्यादा समस्या है नहीं आपको। 0 से π/2 में वैसे भी धनात्मक दिखाई दे रहा। बी वाला सॉल्यूशंस आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू π/2 से पाई में f'(x) 0 से छोटा, माइनस है ना, तो f'(x) 0 से छोटा है, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। उम्मीद है ज़्यादा कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगी। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन आ गया जो हमने उदाहरण नंबर 9 में पढ़ रखा था। अब रही बात नंबर 3, आप लिखेंगे चूंकि, पूरी बात लिखता हूं, जो पहले लिखी थी पूरी लिख देता हूं। आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में f'(x) 0 से बड़ा है तथा x बिलोंग्स टू π/2 से पाई में f'(x) 0 से छोटा है, अर्थात फलन 0 से पाई में, अब कभी तो 0 से बड़ा हो रहा है, कभी 0 से छोटा हो रहा है, इसका मतलब अर्थात फलन 0 से पाई में अर्थात फलन 0 से पाई में न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। उम्मीद है कोई ज़्यादा समस्या वाला काम आपको लगा नहीं होगा। ये बातें सिंपल सी है जो हमने लिख दी, ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अगर मैंने इसमें अगर कुछ अलग लिखवा रखा, इसमें ये है तो वर्धमान है, उसमें ह्रासमान है तथा इसमें नहीं होगा, तो वो भाषा आप सेट कर लेना, ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम है नहीं। बाकी जो लिखा है एकदम सही लिखा। और वैसे पता लग रहा है 0 से π/2 में वर्धमान है, 0 से π/2 में ह्रासमान है, π/2 से पाई में ह्रासमान है, तो इसका मतलब अपने आप ही 0 से पाई में क्या हो गया, एक बार बड़ा हो रहा है एक बार छोटा हो रहा है, इसका मतलब नहीं तो वर्धमान और नहीं ह्रासमान। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। सारा खेल चतुर्थांश का है, जब एक फलन होता है चतुर्थांश से खेल खेलना। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया तरीके से लैंग्वेज लिखो और एक एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको समझाया नहीं, सारी बातें हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। आपको अगर एग्जाम्पल वाला लेक्चर एक बार नहीं 2 बार देखना पड़े तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप देखें, क्योंकि वो आपका पूरा कार्यक्रम तय कर देगा इस चैप्टर का 6.2 का पूरा। आगे इतने सवाल शानदार। तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो। ज़्यादा कोई समस्या वाला काम मुझे तो लगा है नहीं। ये बिलोंग का चिन्ह है, थोड़ा समझ आना आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। आज की ज़्यादा कोई क्लास लंबी हुई नहीं, फिर 5वां करना है। आज की क्लास कर दें खत्म, 25-30 मिनट की जो भी होती कर लें। एक बार आप ये देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन f निरंतर नाम है। आपके नहीं है तो आप लिख लें घर पे आकर के, निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान। एग्जाम में जो चौथा और 5वां सवाल है ना, उसके आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस टाइप के सवाल अंतराल ज़्यादा पूछा जाता है सवाल के अंदर। चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो सवाल आपको दे रखा है, तो पहली बात तो आपके सामने है f(x) बराबर, और f(x) है 2x² माइनस का 3x। कोई समस्या नहीं। और आपको चाहे कुछ भी पूछा जाए, हम छठे चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो अवकलज के अनुप्रयोग से पढ़ रहे हैं, तो आपको अवकलन तो करना पड़ेगा। तो इसका निकालते हैं f'(x), तो 2 की जगह 2, x² का अवकलन हो जाएगा 2x माइनस 3 गुणा x का अवकलन 1 हो जाएगा। ये तो आम सी बात है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। f'(x) बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 3। और मैंने बोला था अगर कुछ कॉमन आ रहा है f'(x) में तो ले लें, यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये यहीं ब्रैकेट बंद कर दो, क्योंकि जो डिसाइड मेन करेगा ना वो एक्चुअल में f'(x) ही करने वाला आपके लिए। कौन डिसाइड करेगा? f'(x) करेगा कि
धनात्मक चिन्ह कहाँ आएगा, ऋणात्मक चिन्ह कहाँ आएगा, क्योंकि सब जो खेल चलता है ना एक्चुअल में वो एफ डैश एक्स का ही चलता है। अब आपको यहाँ से एक्स का मान निकालना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा एफ डैश एक्स को किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स है कितना, 4x माइनस 3 बराबर 0। तो 4x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3, तो x का मान आ जाएगा 3/4। हाँ जी सर, क्या बात सही समझ गए कि x का मान 3/4 आएगा। इसका मतलब हमें एक क्रांतिक बिंदु मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है कि इस पे ग्राफ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो संख्या रेखा बनानी है आपको, तो ये हमने बना दी संख्या रेखा। इधर माइनस अनंत होता है, इधर आपका प्लस अनंत है, और बीचों बीच यहाँ पॉइंट बैठेगा 3/4। अगर आपको चिन्ह मिल गए, अगर प्लस मिल गया तो वर्धमान है और माइनस मिल गया तो ह्रासमान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहला काम करते हैं, इन दोनों के बीच में कोई मान रखते हैं, क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स का चिन्ह देखना है। तो एफ डैश एक्स तो मेरे पास कितना है, 4x माइनस का 3, ये डिसाइड करेगा प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का। 3/4 का मतलब होता है 0.75। 0.75 का मतलब होता है कि 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, x बराबर, यहाँ जो मान आएगा उसमें x बराबर 1 रख के चेक करते हैं, क्योंकि 3/4 और अनंत के बीच में 1 मान आता है। आप जब यहाँ 4 की जगह 4x की जगह 1 रखोगे -3, तो 4 - 3 तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 से मतलब नहीं, ओवरऑल चिन्ह देखना, धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब यहाँ चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। तो जब इधर आओगे तो x की वैल्यू -1 रख के चेक कर लो भाई। 3/4 से पहले यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, और -1 यहाँ रख दिया अगर आपने यहाँ पर, तो 4 गुणा x की जगह -1 फिर -3, -1 को 4 से गुणा करो, -4 -3 -7, इसका मतलब ऋणात्मक चिन्ह आया। क्या सारे लाल और लाली इस बात को समझ गए हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह तो ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। और डिसाइड कौन करता है, बच्चे ज़्यादातर एपेक्स में घूम जाते हैं। नहीं, प्लस और माइनस का चिन्ह डिसाइड कौन करेगा, प्लस आएगा माइनस एफ डैश एक्स करेगा। तो उम्मीद है ये बात तो आपके एकदम बढ़िया तरीके से बैठ गई होगी। इसके बीच का मान आपको लेना है और आपने ले भी लिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके एकदम बढ़िया तरीके से काम। और अब तो पता लगी क्या, जहाँ प्लस है वो वर्धमान का काम है, जहाँ माइनस है वो ह्रासमान का काम है। तो 2 सवाल आपसे पूछे गए। पहला सवाल आप लिखेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू 3/4 से अनंत, और शामिल नहीं करना, निरंतर के लिए कभी शामिल नहीं होता है। x बिलोंग्स टू 3/4 से अनंत में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा ही होगा धनात्मक, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। एज इट इज पहले वाले सवाल चल रहे हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल है तो फिर ये तो हो गए, समझ लो। ठीक है, नंबर बी की बात कर लेते हैं। आप लिखेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू -अनंत से 3/4, -अनंत से 3/4 में एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है। इसका मतलब 0 से छोटा है, ऋणात्मक है ना। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ये लो सर, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। ये ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, जो पैटर्न सवालों का है ना, ज़्यादातर इनका ही। आप एफ डैश एक्स निकालो, फिर एक्स के बिंदु निकाल दो, बिंदु को रखो, चिन्ह चेक करो, प्लस माइनस क्यों, इसके बीच का कुछ भी मान रखोगे। आपने 1 रखा था, 1 यहाँ रख के दो, धनात्मक चिन्ह दे रहा है। इसके बीच का -1 रख के देखो, ये माइनस देगा, तो प्लस माइनस। अब जहाँ प्लस है वो वर्धमान कहलाता है, जहाँ माइनस है वो ह्रासमान होता है। तो 3 से अनंत तक शामिल नहीं करना होता, निरंतर के लिए शामिल नहीं है। और अगर निरंतर नहीं है आपके, अगर केवल आप वर्धमान सोच रहे हो, तो फिर ये चिन्ह अगर आप नाम हटा रहे हो निरंतर, तो यहाँ आपको शामिल वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये वाला। समझ गए होंगे आप। और अनंत पे कभी भी कोई शामिल वाला ब्रैकेट नहीं लगता, अनंत कोई वैल्यू शामिल नहीं करता है।
अनंत तो चलता जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, खत्म नहीं होता अनंत इसका मतलब। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा क्या ही समझाऊँ, और मेरे को पता है कुछ समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन हो गया होगा। और ऐसे ही सवाल, अगला सवाल भी ऐसे ही है, द्विघात समीकरण आएगी, द्विघात समीकरण सोल्व करना, वही काम, ये वापस बातें घिसा पिटा वही काम आपको करना है। बोलो सर, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, और एक एक ना मतलब कंसेप्ट आपके लिए एक एक पॉइंट लिखा है मैंने, इतनी लैंग्वेज किताब वाला नहीं लिखता, एक एक आपको चीज़ थोड़े दिनों बाद में आप रिवाइज करोगे ना, आनंद आएगा कि वाकई सर ने लिखवाए थे आपको बढ़िया तरीके से। तो उम्मीद है कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं, और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। निरंतर, ये मैंने दोनों जगह निरंतर लिख दिया, बाकी ये निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान की बात कर रहा है, ये निरंतर आप चाहो तो इसके साथ में जोड़ लेना, कोई नहीं, वो अलग अलग बातें। तो 3.4 है, इधर प्लस इधर माइनस। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन हो गया होगा। एक सवाल आज की क्लास का और बचा है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। मैं ज़्यादा करवाने वाला था, लेकिन छठा साथ में नहीं करवा सकता। छठे के लिए मुझे, छठे क्वेश्चंस के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, 7वां 8वां नमा करवाना पड़ेगा। ऐसे वो भी 7वां 8वां नमा भी ढंग के क्वेश्चन है, बट 7 8 9 इतने बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे बड़े भी हैं लेकिन छोटे। तो वो मैं साथ उनके करूँगा, वो अपना लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मैं करवा दूंगा। मैं जितना काम करवाना आप उतना, जिस दिन वीडियो छोटा आएगा उस दिन मैं वीडियो 2 अपलोड कर दूंगा, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, वरना 1 घंटे की तो वैसे भी आ रही बढ़िया तरीके से। तो आप ये करो, अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है और ह्रासमान। सेम पहला चौथे वाले की तरह ही है, सेम x के मान आएंगे। हाँ, यहाँ घातें बड़ी है तो एक द्विघात समीकरण जब बनता है तो x के 2 मान आते हैं, 2 आते हैं, कहीं ना कहीं वर्धमान और ह्रासमान के लिए 2 बिंदु का काम करना होता है। चलिए साहब शुरू करते हैं, कोई समस्या नहीं। पहला काम तो f(x) लिखिए, f(x) बराबर 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 36x प्लस का 7। कुछ भी निकालो, आपको पहले f' निकालना। 2 का 2 रहेगा, x³ का उकलन क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 की जगह 3 रहेगा, x² का उकलन हो जाएगा 2x माइनस का 36 की जगह 36, x का उकलन 1 और 7 का उकलन 0। वैसे का उकलन क्या सबको समझ में आ गया होगा। f' बराबर गुणा करोगे तो 6x², गुणा करोगे तो माइनस का 6x, गुणा करोगे तो माइनस का 36, और 0 वैसे भी करना नहीं, कॉमन है तो कॉमन लो फिर, वरना गुणा भाग थोड़े बड़े हो जाएंगे। f'(x) 6 कॉमन ले लो, पीछे बचाएगा x² माइनस का x माइनस का 6। अब द्विघात समीकरण है तो गुणनखंड आपको करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे f' बराबर 6 की जगह 6, गुणा करने पर माइनस का 6x² आना चाहिए, जोड़ने पर ये आना चाहिए, और ये सवाल ऑलरेडी आपका किया हुआ है। तो x² माइनस का 3x और प्लस का 2x, एज ये सवाल आ गया है, सेम टू सेम जो वहाँ पीछे किया था। वहाँ 12 कॉमन आया था, यहाँ 6 कॉमन आया, और माइनस का 6, गुणनखंड कर दिया मैंने इसके। यहाँ से आप लिखेंगे f' बराबर 6 की जगह 6, 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, x कॉमन लोगे पीछे बन जाएगा x माइनस का 3, और प्लस का 2 कॉमन लोगे पीछे बन जाएगा x माइनस का 3। ढंग से अगर f' की बात करोगे तो 6 की जगह 6, और पीछे ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस का 3 और x प्लस का 2। ठीक है, इससे आगे इसको सोल्व नहीं करना, f' यहीं खत्म हो गया, क्योंकि f' चिन्ह डिसाइड करता है ना, धनात्मक आएगा ऋणात्मक आएगा। ये लो सर। तो उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को यहाँ तक तो कोई समस्या ज़्यादा हुई नहीं होगी, आप आराम से कर लें। अभी आपको x के मान निकालना तो आप लिखेंगे, क्योंकि f' बराबर क्या करना है 0 के, f' को जब 0 के बराबर करोगे तो f' है कितना 6, x माइनस का 3, x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 3, x प्लस 2 बराबर 0, क्यों गुणा वाला भाग में चला गया। यहाँ से जो x के मान आएंगे ना वो 2 मान आएंगे, मैं लिख देता हूँ। x बराबर प्लस वाला 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 2, कोमा माइनस का 3 0 के उधर जाएगा तो जाएगा प्लस का 3। ये लो सर, जो संख्या रेखा पर जो बिंदु आ गए, बिंदु आपको रखने हैं वो है -2, 3। उम्मीद है इनको तब बराबर 0 करने की जरूरत है नहीं, ये तो 12th क्लास का टॉपिक हो गया। इससे सीधा x का मान यहाँ से 3 और यहाँ से -2। चलिए साहब इसको संख्या रेखा के ऊपर रखते हैं।
माइनस अनंत प्लस अनंत, तो पहले आएगा माइनस का 2 और यहाँ आएगा 3। ये तो काम हो गया। अब थोड़ा सा प्लस माइनस का जो चिन्ह है ना वो डिसाइड बहुत जरूरी है सब। कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, क्योंकि जहाँ प्लस आएगा वो वर्धमान कहलाएगा, जहाँ माइनस आएगा वो ह्रासमान होगा। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा सोचनी पड़ेगी सब। तो मैं यहाँ से अगर सपोज दैट इसके बीच का कोई मान रखता हूँ 3 और अनंत के बीच में, तो x बराबर 4 रख के चेक करता हूँ। मैं यही बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो चलो मैं लिख देता हूँ f डैश x बराबर 6 की जगह मैं 6 रख रहा हूँ। मैंने x का मान कितना रखा 4। तो ध्यान देना साधक, 4 यहाँ रखोगे, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 गुणा, और 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6। ओवरऑल कोई माइनस का चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये मान तो हमेशा ही क्या देगा यहाँ पर प्लस देगा। 3 और अनंत के बीच का कोई भी मान आप रखो कितना दे देगा, धनात्मक दे देगा। उम्मीद है कोई समस्या है नहीं। इसके बीच का मान -2 और 3 के बीच में 0 आता है, 0 आता है ना। -2 से आगे -1 0 1 2 भी आता है, लेकिन हम तो 0 ही लेंगे। तो f डैश x क्या आएगा 0 रखने पर, f डैश x बराबर, बाहर तो 6 चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपने रखा 0, 0 में से -3 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, फिर गुणा, और 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा। ओवरऑल संख्या कौन सी आ रही, माइनस की आ रही, क्योंकि माइनस के 6 को 6 से गुणा माइनस का 36 आएगा। इसका मतलब ये चिन्ह आ जाएगा माइनस का। इसके बीच का मान -2 से इधर कौन आता है, x बराबर -3, ये x बराबर हमने 0 लिया था। -2 से इधर -3 आता है, तो f डैश x का कौन सा चिन्ह आएगा वो देखता हूँ। 6 की जगह 6 रहना, तो x का मान -3 रखा, तो -3 माइनस का 6 गुणा, x का मान -3 रखा, -3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और प्लस को प्लस से गुणा करते तो हमेशा चिन्ह किसका रहता, प्लस का। तो उम्मीद है ये बात तो आपके क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से क्लियर हो गया ना सवाल ऑलमोस्ट खत्म। अब तो अंतराल आपको सामने नजर आ रहा है, एक भाषा लिखनी है केवल, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो प्लस माइनस का चिन्ह डिसाइड कर दी। ये रफ वर्क होता है आपको जो मैंने करके बताया, साइड में आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको पहला वर्धमान का अंतराल लिखना है, तो अंतराल लिख रहा हूँ ए नंबर। आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -2, माइनस अनंत से -2, शामिल नहीं करना, ध्यान रखना, माइनस अनंत से -2, और इधर भी तो प्लस है, फिर यूनियन में लिखो 3 से अनंत में f डैश x 0 से बड़ा है। ये बात तो समझ गए दोनों अंतराल में, माइनस अनंत से -2 और 3 से अनंत में f डैश x 0 से बड़ा है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वृद्धमान होगा। बेसिक सी बातें हैं जो आपको बार बार लिखवा रहा हूं सॉरी। बी में आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू -2 से 3, -2 से 3 निरंतर के लिए शामिल नहीं करना, ध्यान रखना, में f डैश x 0 से छोटा है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ये बातें हम सारी एग्जाम्पल में कर चुके हैं, एक बेसिक बातें हैं जो क्वेश्चंस करवाने हैं तो मैं करवा रहा हूँ, बाकी इतना कोई मुश्किल काम है नहीं आपके लिए। बोलो साहब, कोई समस्या किसी प्रकार की? मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए, अगर आपको हो रही है तो फिर गलत बात है। एक बेसिक सा काम है जो आपको द्विघात समीकरण बन के x के 2 मान आए। अब ये धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ये तो हमने अभी मान लेके देखा, तो माइनस अनंत से -2 और 3 से अनंत में धनात्मक है, इसका मतलब निरंतर वर्धमान है। -2 से 3 में और निरंतर है इसलिए शामिल नहीं किया। और आपको अगर निरंतर वर्ड हटाना है तो इसको शामिल कर देना, इसको शामिल कर देना, इसको शामिल कर देना, इसको भी शामिल कर देना। अनंत को शामिल नहीं करना, बाकी शामिल आप कर सकते हो। और निरंतर वर्ड है तो निरंतर में शामिल होता नहीं, ध्यान रखना। और अगर निरंतर हटा रहे हो तो फिर यहाँ बराबर का चिन्ह, यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है आपके लिए।
कि आप करेंगे और कोई मुश्किल इतना काम है नहीं, बढ़िया तरीके से। बोलो सर, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। और हो गया चैप्टर आपके आज 6.1 का पहला लेक्चर आपके लिए खत्म है, क्योंकि आपको कितने सवाल करवाने, 5 की बात हुई थी अपने और 5 हो गए। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बढ़िया तरीके से पसंद आया होगा और किसी प्रकार का कोई डाउट है नहीं। आपकी छोटी छोटी बातें बेसिक सी जो आज की है, और क्वेश्चन सब थोड़े से कल के क्लास के बाद के थोड़े से ढंग के सवाल आएंगे कल की क्लास में, है ना। सवाल तो ऐसे ही हैं, कोई मैं मुश्किल किसी सवाल को नहीं कहूँगा आपके लिए, लेकिन थोड़े से मतलब लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, सोचने के ऊपर मजबूर होना है। बाकी चैप्टर बहुत सिंपल है, भाषा का खेल है सब, कि भाषा आपको लिखनी कैसे। भाषा लिखने के लिए आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बढ़िया रहा होगा। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया तो आप अब ले लें, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम इतना है नहीं। ठीक है, आपसे विदा लेता हूँ, कल के क्लास में मिलते हैं। आगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके अब कितने करेंगे कितने नहीं करेंगे वो मैं आपके लिए सोच लूँगा। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।